अंटार्कटिका के वीरान बर्फीले आसमान में एक छोटा सा प्लेन उड़ान भर रहा था। इस सुनसान इलाके में बेहद कम लोग ही सफर करने का जोखिम उठाते हैं, इसीलिए इस प्लेन में रिसोर्सेज भी काफी सीमित थे। प्लेन के अंदर फू नाम का एक शख्स मौजूद था जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसका इरादा अंटार्कटिका जैसे अछूते इलाके में दुनिया का पहला वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करके बड़ा बिजनेस प्रॉफिट कमाने का था। उसी के ठीक सामने दो लड़कियां बैठी हुई थीं, एक मशहूर मॉडल नटाशा और दूसरी साइंस फोटोग्राफर जिंग। इन तीनों के साथ कॉकपिट में एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट सफर की कमान संभाले हुए था। सफर आगे बढ़ ही रहा था कि ऐन मौके पर मौसम ने करवट ले ली। जैसे ही प्लेन बर्फीली चोटियों के करीब पहुंचा, तेज बर्फीली हवाएं प्लेन के परों से टकराने लगीं और पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्लेन सीधे एक विशाल पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। हवा के भयानक दबाव के आगे पायलट का कंट्रोल पूरी तरह छूट गया। कॉकपिट की खिड़की से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन सीधे बर्फीली चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि ऐन मौके पर ही पायलट की जान चली गई। हालांकि प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद फू, नटाशा और जिंग की सांसें बदकिस्मती से अब भी चल रही थीं। इसके बाद प्लेन का मलबा हवा में तैरता हुआ अंटार्कटिका के सुनसान बर्फीले मैदान में जा गिरा। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक सन्नाटा और कड़ाके की ठंड का अंधेरा फैला हुआ था। बदकिस्मती के इस दौर में सबसे पहले फू को होश आया। जब वह मलबे से बाहर निकला तब उसे एहसास हुआ कि वे अंटार्कटिका के एक ऐसे कटे हुए हिस्से में फंसे हैं जहां इंसानों का आना जाना नामुमकिन जैसा था। केवल बेहद इमरजेंसी में ही कोई जहाज यहां से गुजरता था। फू ने बिना वक्त गंवाए बाकी साथियों को बचाने के लिए क्रैश हुए कैबिन में दोबारा कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि नटाशा काफी गंभीर हालत में पड़ी थी। उसके चेहरे से खून रिस रहा था। गनीमत यह थी कि सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वह सुरक्षित अपनी जगह पर अटकी हुई थी। फू ने तुरंत उसका बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद वह जिंग की तलाश में प्लेन के अंदर दोबारा घुसा। जिंग को होश तो आ चुका था, लेकिन उसका पैर लोहे के भारी मलबे में बुरी तरह दबा हुआ था। फू जैसे ही उसका पैर छुड़ाने लगा, प्लेन का वजन बर्फ को चीरते हुए नीचे धंसने लगा। ये देखते ही फू डर के मारे एक पल के लिए बाहर भाग खड़ा हुआ, लेकिन तभी जिंग की चीख सुनते ही उसका दिल पिघल गया। अपनी जान की परवाह किए बिना वह वापस अंदर कूदा और पूरी ताकत लगाकर जिंग को मलबे से बाहर खींच लाया। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, देखते ही देखते पूरा प्लेन बर्फ की गहराइयों में समा गया। इसके साथ ही मदद मांगने का एकमात्र जरिया रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमेशा के लिए दफन हो गया। बाहर की दुनिया से संपर्क का हर रास्ता अब बंद हो चुका था। उधर जब फू और जिंग ने नटाशा की तरफ ध्यान दिया तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। चेक करने पर पता चला कि सिर पर लगी गहरी चोट के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। जिंग इस बात से टूट गई और उसने नटाशा के जिस्म को यूं अकेला छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसकी जिद के आगे फू ने प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों से एक स्ट्रेचर तैयार किया। नटाशा की बॉडी को उस पर रखकर उन्होंने आगे का सफर शुरू किया। हादसे में जिंग का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिससे उसका चलना दूभर हो रहा था, लेकिन फू ने एक सच्चे साथी की तरह उसे किसी भी हाल में सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। पर कुदरत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि तभी अचानक उनके सामने से एक खौफनाक एवलांच तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। पहाड़ से खिसकती बर्फ के सैलाब को देखकर जिंग जोर से चिल्लाई कि बचने के लिए तुरंत बर्फ खोदकर गड्ढा बनाना होगा। फू ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी पूरी ताकत से बर्फ खोदना शुरू किया। जैसे ही एवलांच ऊपर से गुजरा, वे दोनों गड्ढे में कूदकर बर्फ से खुद को ढक चुके थे। इस तरह ऐन मौके पर सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने इस खौफनाक तूफान से अपनी जान बचाई। इस अचानक मची हड़बड़ी के दौरान नटाशा की बॉडी ऊपर ही छूट गई थी। तूफान रुकते ही आसमान में मंडराते शिकारी पक्षियों ने उसकी बॉडी को नोचना शुरू कर दिया। बाहर का नजारा देखकर फू समझ गया कि इतनी भारी बॉडी को खींचकर आगे ले जाना नामुमकिन है, इसलिए उसने जिंग से नटाशा को वहीं दफनाने की बात कही। जिंग ने भी भारी दिल से हाँ कह दी और दोनों ने मिलकर नटाशा को बर्फ में ही दफना दिया। सालों पुरानी दोस्त को इस तरह हमेशा के लिए खोना जिंग के लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल था, पर अब उसे इस जानलेवा मौसम में खुद को किसी तरह संभालना था। हादसे के कारण जिंग के पैर की हालत इतनी खराब थी कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। फू ने इंसानियत का फर्ज निभाया और जिंग को अपनी पीठ पर लाद कर बर्फीले रास्तों पर आगे चलने लगा, लेकिन उबड़ खाबड़ और बेहद फिसलन भरी बर्फ पर संतुलन बनाना आसान नहीं था। वे बार बार फिसल कर गिर रहे थे। एक जगह पहाड़ी ढलान से नीचे उतरते वक्त अचानक फू का पैर बुरी तरह फिसल गया और दोनों घिसटते हुए नीचे जा गिरे। इस गिरावट में जिंग का चोटिल पैर सीधे एक भारी पत्थर से टकराया और तेज दर्द के मारे वह तुरंत बेहोश हो गई।
कई घंटों के बाद जब जिंग को होश आया तो उसने देखा कि वह एक पुरानी लकड़ी की कॉटेज के अंदर मौजूद है। सिर पर छत देखते ही जिंग के मन को बहुत तसल्ली मिली। उसने पास ही जमीन पर सो रहे फू को जगाया और अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। पर इसके तुरंत बाद जिंग ने फू से एक बहुत मुश्किल काम करने को कहा। उसने बताया कि उसके पैर की टूटी हुई हड्डी को खींचकर सीधा करना ही पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन फैलने से उसकी जान भी जा सकती है। फू ने हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से जिंग के पैर को खींचा। दर्द के मारे जिंग की जोर से चीख निकली और वह दोबारा बेहोश हो गई। इसके बाद फू ने लकड़ी की पट्टियां बनाकर उसके पैर को सहारा देकर बांध दिया। अब जिंग को ठीक होने के लिए कई हफ्तों के बेड रेस्ट की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह फू ने कॉटेज के बाहर जाकर सरवाइव करने का सामान खोजना शुरू किया। छानबीन करते वक्त कॉटेज के पीछे उसे एक पुराना जनरेटर नजर आया। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद फू ने किसी तरह जनरेटर को चालू कर दिया। जनरेटर के चलते ही कॉटेज का हीटर ऑन हो गया, जिससे पूरे कमरे में गर्माहट फैल गई और जिंग को जानलेवा ठंड से बड़ी राहत मिली। इसके बाद जब फू ने अलमारियों को खंगाला तो उसे खाने के कुछ कैंड फूड के डिब्बे मिले, जिन पर चीनी भाषा में निर्देश लिखे थे। इन डिब्बों को देखते ही जिंग समझ गई कि यह कॉटेज असल में चाइनीज रिसर्चर्स का ठिकाना थी। इसका सीधा मतलब था कि चाइना का मेन एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन आसपास ही कहीं मौजूद है। ये जानकर फू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने पैदल ही वहां तक जाने की बात कही। लेकिन जिंग ने हकीकत समझाते हुए कहा कि यह इतना आसान नहीं है। उसने हिसाब लगाया कि डिब्बे वाला राशन बहुत कम है, साथ ही जनरेटर चलाने के लिए सिर्फ 200 लीटर तेल बचा है। अगर वे रोज केवल 4 घंटे ही हीटर चलाएं, तब भी यह तेल 75 दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी उन्हें हर हाल में अपने सामान को 75 दिनों तक ही चलाना होगा। जिंग ने यह भी आगाह किया कि अभी एंटार्क्टिका में गर्मी का मौसम है, पर जल्द ही खतरनाक सर्दी शुरू होगी, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इतने कम तापमान में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता है। इसके बावजूद फू ने इस चुनौती को माना, क्योंकि उनके पास बचने का कोई और जरिया नहीं था। फू ने वादा किया कि वह रोज कॉटेज से बाहर निकलकर अलग अलग दिशाओं में रिसर्च स्टेशन का पता लगाएगा। अगले ही दिन जिंग ने एक प्रॉपर प्लान तैयार किया और फू को समझाया कि उसे केवल 3 खास दिशाओं में ही जाकर खोजना है और शाम होने से पहले कॉटेज वापस लौटना है। लेकिन फू जोश जोश में जिंग की बात को अधूरा छोड़कर अकेले ही निकल गया। वह घंटों बर्फीले मैदानों में भटकता रहा, पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आई। देखते ही देखते 3 दिन निकल गए, लेकिन फू के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद फू ने जिंग की बताई हुई दिशाओं में खोजना शुरू किया, पर वहां भी सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर भी जब वह शाम को कॉटेज लौटता तो जिंग का हौसला बढ़ाने के लिए मुस्कुराकर झूठ बोल देता कि आज उसे कुछ निशान दिखे हैं। अपनी इसी खोज के दौरान एक दिन फू एंटार्क्टिका के सबसे खतरनाक साउथ पोल डेंजर जोन में जा पहुंचा, जहां उसका सामना एक विशाल आइसबर्ग से हुआ जो किसी भी पल गिर सकता था। और तभी हुआ भी कुछ वैसा ही। बर्फ का वो विशाल पहाड़ एकदम से टूटकर नीचे गिरने लगा, लेकिन फू ने फुर्ती दिखाई और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया। तलाश में लगे लगे 2 हफ्ते यानी 14 दिन बीत चुके थे और राशन भी तेजी से खत्म हो रहा था। यह देखकर जिंग ने फू को सलाह दी कि उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी और रोज कम से कम 4 किलोमीटर का दायरा कवर करना होगा। फू ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह जिंग ने बचा हुआ खाना फू को खिलाया और दुआओं के साथ उसे रवाना किया। लेकिन खाने की भयंकर कमी को देखते हुए फू ने खुद ही भोजन का जुगाड़ करने की सोची। उसने लोहे के एक नुकीले औजार से बर्फीली झील में छेद किया और काफी मेहनत के बाद एक मछली पकड़ ही ली। फू बेहद खुश होकर वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसका पैर बर्फ की एक बेहद पतली और कमजोर परत पर पड़ गया। बर्फ टूटते ही वह चीखते हुए एक गहरी बर्फीली खाई में जा गिरा। लगभग 13 घंटे बाद जब फू को होश आया तो उसने खुद को बर्फ की ऊंची दीवारों से घिरी एक अंधेरी गुफा के अंदर पाया। वहां के खौफनाक माहौल को देखकर उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। खाई इतनी गहरी थी कि बिना किसी रस्सी के ऊपर चढ़ पाना नामुमकिन था। फू निराश होकर वहीं बर्फ पर लेट गया और इस तरह उस गहरी खाई में 2 दिन बीत गए। उधर कॉटेज में बैठी जिंग फू का रास्ता देख रही थी। जब 2 दिन तक फू नहीं लौटा तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था और हीटर बंद होने की वजह से ठंड से जम जाने का खतरा था। जिंग अपने चोटिल पैर के साथ घिसटती हुई बाहर निकली और जनरेटर चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से जनरेटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। उधर खाई में पड़े फू को अचानक जिंग का ध्यान आया।
उसने सोचा कि अगर वह यहीं मर गया तो कॉटेज में बेबस पड़ी जिंग भी ठंड और भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। इस ख्याल के आते ही फू के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसे बर्फ की दीवार में एक बारीक सी दरार नजर आई। फू ने अपने जमे हुए हाथ पैरों को उस दरार में फंसाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। दूसरी तरफ कॉटेज के बाहर जिंग हिम्मत हार चुकी थी। जनरेटर चालू न होने से उसके हाथ पैर जमने लगे थे। उसे पूरा यकीन हो गया था कि फू अब इस दुनिया में नहीं रहा और तड़प तड़प कर मरने से बेहतर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करना समझा। वह अंदर गई और एक तेज ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन फू ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बर्फीली दरार से खुद को बाहर निकाला और बिना एक सेकंड गंवाए कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज पहुंचते ही उसने देखा कि जिंग जनरेटर के पास खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। फू ने तुरंत उसकी सांसें चेक की। किस्मत से वह जिंदा थी। फू ने उसे उठाकर अंदर पहुंचाया, उसकी नस पर पट्टी बांधी और कपड़ों से गर्माहट दी। होश आने पर फू ने उसे गले लगाया और समझाया कि हालात चाहे जैसे हों, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वाक़े के बाद जिंग के दिल में फू के लिए सच्चा प्यार जाग गया। अब उन्हें इस कॉटेज में टिके हुए 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था और मौसम और भी ज्यादा खौफनाक रूप ले रहा था। एक दिन फू दोबारा उस स्टेशन की तलाश में निकला, लेकिन बाहर तापमान इतना गिर चुका था कि लगातार बर्फ की चमक और अत्यधिक ठंड की वजह से फू को स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। वह वापस कॉटेज की तरफ लौटने लगा, पर रास्ते में ही उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया और वह बर्फीले मैदान में अंधा होकर भटकने लगा। कॉटेज न दिखने पर वह बार बार गिरता और चिल्लाकर जिंग को पुकारता। किस्मत अच्छी थी कि जिंग ने उसकी आवाज सुन ली। वह लाठी का सहारा लेकर बाहर आई और जोर से चिल्लाकर उसे सही रास्ता बताया। फू गिरते पड़ते किसी तरह कॉटेज तक पहुंचा। जिंग ने उसे गले से लगाया और उसकी आंखों पर साफ कपड़ा बांधकर आराम करने को कहा। 3 दिन बाद फू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस लौट आई। रोशनी आते ही फू ने आंखों पर पट्टी बांधी और एक बार फिर स्टेशन की खोज में निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसके साथ एक और भयानक हादसा हो गया। फू जिस बर्फ पर खड़ा था वह कड़कड़ाकर टूट गई और वह सीधे -डिग्री वाले जमा देने वाले समंदर के ठंडे पानी में जा गिरा। पानी इतना ठंडा था कि फू की सांसें फूलने लगीं। ऊपर बर्फ की मोटी परत होने की वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वह ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगा। तभी उसकी नजर कुछ पेंगुइन्स पर पड़ी जो बर्फ के एक छोटे से छेद की तरफ तैर रही थीं। फू ने उन पेंगुइन्स का पीछा किया और किसी तरह उस छेद से बाहर निकल आया। भीगे कपड़ों और बर्फीली हवाओं के कारण फू का शरीर जमने लगा था, पर अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर वह घिसटते हुए कॉटेज तक पहुंच ही गया। दरवाजा खोलते ही जिंग उसकी हालत देखकर सहम गई। फू बर्फ का पुतला बन चुका था। जिंग ने बिना देर किए उसके गीले कपड़े उतारे, हीटर तेज किया और खुद फू के साथ कंबल में लिपटकर अपनी बॉडी हीट से उसकी जान बचाई। अगले दिन फू की हालत में सुधार आया। दोनों को कॉटेज में सरवाइव करते हुए 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और राशन लगभग खत्म होने पर था। तभी एक दोपहर कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों डर गए कि कहीं बाहर कोई खूंखार पोलर बेयर न हो। फू लोहे की रॉड लेकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक छोटा सा प्यारा पेंगुइन खड़ा मिलता है जो मटकते हुए अंदर आ जाता है। फू उसे भगाने की कोशिश करता है, पर जिंग उसे पालतू बनाकर रख लेती है। धीरे धीरे वह पेंगुइन कॉटेज में घुल मिल जाता है और उनका अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन फू लकड़ी की पट्टियों से एक छोटी स्लेज बनाता है और जिंग तथा पेंगुइन को उस पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। कुछ दिनों बाद हंसी मजाक करते वक्त अचानक जिंग की नाक से तेजी से खून बहने लगता है। जिंग बताती है कि महीनों से ताजी सब्जियां न मिलने के कारण उनके शरीर में स्कर्वी बीमारी के लक्षण आने लगे हैं। अगले दिन फू जिंग को कॉटेज के पास एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है जहां दोनों बैठकर डूबते सूरज को देखते हैं। तभी फू की हिम्मत टूटने लगती है और वह दुखी होकर कहता है कि अब वह थक चुका है और शायद उनकी किस्मत में यहीं मरना लिखा है। जिंग फू का हाथ थाम कर कहती है कि यहाँ मरना उसकी किस्मत हो सकती है, फू की नहीं। फू ने उसकी जान बचाई है और उसे इस कहानी को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगली सुबह फू आखिरी बार चाइनीज रिसर्च स्टेशन की तलाश में बाहर निकला, पर रास्ते में उसका सामना एक खौफनाक बर्फीले चक्रवात से हुआ। बर्फीली हवाओं ने फू को उखाड़ फेंका और वह बर्फ के नीचे पूरी तरह दब गया। कुछ देर के लिए लगा कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, पर जिंग के कहे शब्द याद आते ही फू ने पूरी ताकत जुटाई और बर्फ चीरकर दोबारा खड़ा हो गया। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कई घंटों बाद उसे धुंध में
लोहे का एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था चाइनीज एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। आखिरकार 55 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद फू रिसर्च स्टेशन पहुंच चुका था। वह वहीं बर्फ पर गिर पड़ा। चीनी साइंटिस्ट्स ने बाहर आकर फू को उठाया और अंदर ले गए। होश आते ही फू चिल्लाया कि उसकी साथी जिंग कॉटेज में फंसी है और उसे तुरंत बचाया जाए। रेस्क्यू टीम तुरंत स्नो ट्रक लेकर फू के साथ निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही ट्रक कॉटेज के पास पहुंचा, पहाड़ से बर्फ का एक विशालकाय एवलांच टूटकर कॉटेज पर गिर गया और पूरा कॉटेज लाखों टन बर्फ के नीचे समा गया। जिंग के बचने की कोई उम्मीद न देखकर फू पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। रेस्क्यू टीम फू को रिसर्च स्टेशन के मेडिकल रूम में लाई। रात को आंख खुलने पर फू को बेड के पास वही सर्वाइवल बुक मिली जिसे जिंग ने लिखा था। उसमें लिखा था कि एवलांच आने पर कॉटेज के अंडरग्राउंड गड्ढे में छिप जाना चाहिए। यह पढ़ते ही फू को यकीन हो गया कि जिंग ने खुद को उस गड्ढे में छिपाकर जान बचा ली होगी। फू आधी रात को ही स्नो बाइक लेकर कॉटेज की तरफ भागा। वहां बर्फ के ढेर के बीच उसे एक छोटा सा सुराख मिला जिसके अंदर जिंग जिंदा बैठी हुई थी। फू ने उसे बाहर निकाला और कसकर गले से लगा लिया। उसी वक्त आसमान में खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स चमक उठी। जिंग और फू की यह कहानी सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और उम्मीद हो तो वह मौत को भी हरा सकता है। इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।